इन लो नंबर 1 रैंक कहानी। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट हर क्लास है, कोई भी क्लास कमजोर नहीं है। कोई सा भी कंसेप्ट इजी नहीं होता है, कोई सा भी हार्ड नहीं होता है, बस समझने की बात होती है एक बार। ठीक है ना। चलो जी करते हैं स्टार्ट। कल की क्लास के अंदर बच्चों हमने क्या क्या जाना था उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। कितनी नजरें डालनी है? सिर्फ एक नजर। देखिए बच्चों, हमने स्टाइकियोमेट्री, भैया ध्यान दो इधर, जो कल बच्चे नहीं थे या कम समझ में आया था उनके लिए आज रामबाण चीज है ये। मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है बच्चों। इक्वेशन यह है कि N2 + 3H2 = 2NH3। ये एक संतुलित समीकरण है। बात करें सबसे पहले स्टाइकियोमेट्री नंबर्स की, कुछ नहीं है। ये जो आगे लिखे होते हैं ना नंबर, जैसे इसके आगे 1 लिखा हुआ है, इसके आगे 3 लिखा हुआ है, इसके आगे 2 लिखा हुआ है, यही स्टाइकियोमेट्री नंबर है। तो स्टाइकियोमेट्री नंबर की अगर मैं बात करूं, स्टाइकियोमेट्री नंबर, तो इसका 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका कितना होगा? 2 होगा। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस अभिक्रिया के अंदर नाइट्रोजन कितने मोल है, तो आपको यही बताना है कि भाई ये 1 मोल है और 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रही है और 2 मोल आपके अमोनिया गैस बन रही है। कोई समस्या नहीं है। चलो जी, अब इसके बाद ग्राम में मात्रा की बात करेगा कि कौन कितना ग्राम है, तो बहुत सिंपल फंडा है कि मोल को अणुभार से गुणा कर दीजिए बस। किसको? मोल को अणुभार से गुणा कर दीजिए। ग्राम में मात्रा, इसका मोल 1 है, गुणा अणुभार कितना है इसका? 28 बराबर 28 ग्राम। ये लो, इसके मोल 3 है, अणुभार कितना होता है हाइड्रोजन का? 2 से गुणा कर दीजिए, इतने में 6 ग्राम। इसके मोल 2 है और अणुभार कितना होता है? 17, तो गुणा कर दीजिए, 34 ग्राम हो गया। ये लो, अगर आपसे कोई कहे कि इस अभिक्रिया के अंदर नाइट्रोजन कितने ग्राम है? 28 ग्राम है भाई। हाइड्रोजन कितने ग्राम है? 6 ग्राम है। अमोनिया कितने ग्राम बन रही है? 34 ग्राम बन रही है। अगर आपसे आयतन की बात करें, आयतन की बात करें तो बताओ, 1 मोल गैस का आदर्श गैस का आयतन कितना होता है एनटीपी पर? 22.4 लीटर होता है। किसका? 1 मोल का। तो नाइट्रोजन कितने मोल है? 1 मोल है, इसलिए 22.4 लीटर हो गया। हाइड्रोजन कितने मोल है बच्चों? 3 मोल है, तो 22.4 को 3 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 4 × 3 बराबर 12, 3 दूनी 6, 1 7 और 6, ये हो गया। अमोनिया गैस कितने लीटर बनी है? तो 2 से गुणा कर देंगे ना, तो 2 से गुणा करते ही कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर। ये आपके अमोनिया गैस बन गई। ठीक है, ये तो हमारी समीकरण के अनुसार बन रहा है। नेचुरली इतना तो बनना ही बनना है। कब बनना है? जब हम 1 मोल ये लेंगे, 3 मोल वो लेंगे, तो 2 मोल वो बनेगी। या हम इसी बात को यूं कहें कि 28 ग्राम इसको लेंगे, 6 ग्राम इसको लेंगे, तो 34 ग्राम तो बनना ही बनना है। ठीक है, या हम यूं भी कह सकते हैं, ना तो मोल बोले ना ग्राम बोले, लीटर में बोल दो। अगर हम 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस लेते हैं और 67.2 लीटर हाइड्रोजन लेते हैं, तो 44.8 लीटर क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक का मामला? ये तो बनना ही बनना है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मुझे तो भैया ये 2 मोल नहीं बनानी है, अमोनिया बनानी है मुझे 100 मोल। तो बताओ 100 मोल अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी और हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी? ये क्वेश्चन आपके सामने बन गया। तो कैसे करोगे? 2 तरीके हैं, या तो चुंकी से करो। 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए चाहिए हमें 1 मोल नाइट्रोजन, इसलिए 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए चाहिएगी इतनी, और इतनी बनाने के लिए चाहिए इतनी, तो उसमें ज़्यादा समय लगाना। इससे बढ़िया क्या करूँ कि 2 मोल को क्या बनवा रही है? 100 मोल। तो 2 को 100 कैसे बनाओगे? 50 से गुणा कर दो। यही काम सबके साथ कर दीजिए, आपका उत्तर सामने होगा बस।
हो गया। तो बताओ 100 मोल अमोनिया गैस बनाने के लिए नाइट्रोजन कितनी लेनी पड़ेगी? 50 मोल। हाइड्रोजन कितनी लेनी पड़ेगी? 150 मोल। तो बन कितनी जाएगी अमोनिया? ठीक है। अगर मेरे से कोई कहे कि मेरे को ये बनानी है 68 ग्राम, अब ग्राम में बात करें तो ग्राम वाली लाइन को देखो, आयतन में बात करें तो आयतन वाली को देख लो, मोल में बात करें तो मोल वाली को देख लो। 3 में ही बात करेगा, चौथी बात में वो करेगा नहीं। तो 68 ग्राम बनानी है। बताओ देखे हाइड्रोजन गैस कितनी लोगे? 12 ग्राम। ठीक है। और ये कितनी लोगे? 56 ग्राम। 2 से गुणा करोगे ना तभी तो 68 बन जाएगी। हो गया बच्चों? ये हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे एक्टिव रहो, जोश में रहो यार, ऐसे क्या मुंह लटका के बैठे हो? सीधे बैठो एकदम। वेरी गुड, अटेंशन। चलो अब आगे देखिए बच्चों, अब आज की क्लास में अपन जानेंगे एक नई चीज जिसका नाम है नॉर्मलता। क्या जानेंगे? नॉर्मलता। और उसके बाद जानेंगे मोल अंश। तो देखिए नॉर्मलता, तो हेडिंग डाले बच्चों नॉर्मलता, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। क्या क्या पढ़ना है? मैं मोलरता पढ़ ली, मोललता पढ़ ली, अब नॉर्मलता पढ़ रहे हैं, और इसके बाद पढ़ेंगे मोल अंश। ठीक है, ये सब सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्यूशन में भी काम में आएंगे और यहां पर भी काम में आएंगे। मोल कंसेप्ट है, ये आना बहुत जरूरी है भाइयों। चलो जी बताओ, देखिए मोलरता कहते किससे आप? मोलरता क्या चीज होती है? देखो फटाफट देख के बताओ, मोलरता क्या चीज है? मोलरता सूत्र क्या होता है इसका? विले के मोल बटा विलियन का आयतन। अब ध्यान दो, इधर कंपेयर करके चलो। विले के मोल, विले के चाहिए ना आपको मोल, तो विले के मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होती है ना मोलरता। तो देखो मोलरता नॉर्मलता एक जैसी दिख रही है शक्ल में, इसमें एन से डिनोट करेंगे, उससे एम से करेंगे। इसका नाम नॉर्मलता है, उसका नाम मोलरता है। सांद्रता को मापने की इकाई है, ये भी सांद्रता को मापने की इकाई है। चलो देखो नॉर्मलता का सूत्र देखते हैं बच्चों। नॉर्मलता बराबर चीज यही है, यहां पर विले के मोल है, यहां पर हमें विले के ग्राम तुल्यांक लेना है। क्या लेना है? विले के ग्राम तुल्यांक बटा, तो यहां पर लिख देंगे अपन विले के ग्राम तुल्यांक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? इसमें विले के मोल है, इनको ग्राम मोल भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोल ग्राम से ही तो निकालोगे, ग्राम बटा अणुभार। वैसे यहां पर क्या लिख देंगे अपन? मोल नहीं लिखेंगे, ग्राम तुल्यांक लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब हमें देखो यहां पर मोल कैसे निकालते थे आप? मोल बराबर ग्राम बटा अणुभार निकालते थे कि नहीं निकालते थे? अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे तो वह भी देख लेते हैं। ग्राम तुल्यांक बराबर, जैसा उधर मोल है उसके सिमिलर ही तो हो गए ना ये चीज, आयतन आयतन के समान है, विले के मोलों की जगह यह है। तो ग्राम तुल्यांक कैसे निकालोगे बताओ? ग्राम मोल कैसे निकाल लेते हैं? ग्राम बटा अणुभार से निकाल लेते हैं। यहां पर निकालेंगे आप ग्राम बटा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, इसको लिखते हैं EW से। अब देखो इधर मोल कैसे निकाले थे? ग्राम मोल, ग्राम बटा अणुभार। ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? ग्राम बटा अणुभार नहीं, तुल्यांकी भार। हो गया याद फॉर्मूला? उसके कंपेयर में चलो तो दिक्कत नहीं आएगी।
है ना, यहां तक कोई समस्या। अब हम अणुभार कैसे निकालते थे बच्चों? समस्त परमाणुओं के भारों का क्या करते थे? योग करते थे। जैसे HNO3 का निकालना है या H2SO4 का निकालना है तो उन सभी के परमाणु भारों का योग ही करते थे। यहां पर हमें तुल्यांक की भार कैसे निकालना है वो देखना है। तो भार मतलब EW बराबर अणुभार यानी कि MW अपॉन A या B या C। ये क्या चीज है, थोड़ी देर में आने वाला है, ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, अब बताओ तुल्यांक की भार के स्थान पर मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि तुल्यांक की भार ज्ञात करने का ही तो हो गया ना, तो ये लिख सकते हैं। तो देखो ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला क्या बन गया? ग्राम तुल्यांक बराबर, ग्राम तो है बटा तुल्यांक के भार के स्थान पर क्या लिख देंगे? अणुभार बटा A या B या C। तो अणुभार आपका नीचे रहेगा, N2 में A या B या C ऊपर चला जाएगा। बोले यही होगा। तो ये क्या निकाल दिया बच्चों हमने? ग्राम तुल्यांक निकाल दिए। क्या निकाल दिए? ग्राम तुल्यांक निकाल दिए। अब सोचो ग्राम तुल्यांक का हम भूल गए मान लो, तो ग्राम मोल का फॉर्मूला हमें याद है कि नहीं है? देखो इसमें क्या समानता है? हाँ, वहां मोल है, ग्राम बटा अणुभार है। ग्राम तुल्यांक में क्या है? ग्राम बटा अणुभार तो है, बस A B और C तो नहीं चीज आई है। समझ रहे हो ना भाई, यही तो न्यू है, बाकी तो वही है। चलो अभी देखते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम यहां पर पेश करते हैं, विलय के ग्राम तुल्यांक। ये फॉर्मूला रख दें। ये फॉर्मूला अगर हम रखते हैं तो नॉर्मलता बराबर क्या जाएगा बताओ? देखें विलय के ग्राम तुल्यांक ये हो गए, यानी कि ग्राम बटा अणुभार, यही हो गया N2 A या B या C बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके नॉर्मलता का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब कई बार हमसे इनका रिलेशन भी पूछ लेता है। नहीं, नीचे आएगा भाई, ये तो मॉल ही बन गया ना एक प्रकार का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे ही तो आएगा क्योंकि ये चीज ऊपर जाएगी। ठीक है, अब इसका भाग लगेगा तो एक ऊपर चला जाएगा, VS नीचे आ जाएगा। ठीक है, नहीं यही समझ में? नहीं यही। जैसे मान लो बच्चों ये है x अपॉन y है, यूं समझ के चलो, यही है ना, GM अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि x अपॉन y मान ले। इसको हम यहाँ रखेंगे, इसमें किसका भाग लगाओगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का भाग लगाएंगे। बताओ इसको क्या लिख सकते हो? x अपॉन वाई, यहाँ पर बटा 1 कर दूँ तो गुणा 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे आ गया ना, समझ में आ गई बात? तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है, नीचे ही आएगा। ठीक है, नॉर्मलता का फॉर्मूला बन गया बच्चों। अब मान लीजिए कि सर इतना तो लफड़ा हम कर नहीं पाएंगे, ये तो बहुत सारा मामला हो गया। चलो ठीक है, मोलरता का तो सीधा ही है ना, अरे मोलरता का तो सीधा ही है। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं आपको मोलरता भी दिख रही होगी। बताओ कहां पर दिख रही है? GM बटा MW इंटू VS। बोलो ये मोलरता है कि नहीं है? है ना, ये मोलरता ही है ना। ग्राम बटा अणुभार इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपकी मोलरता हो गई। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला ये सब भी याद रखो, मोलरता गुणा, मोलरता किसको गुणा कर रही है साथ में? A या B या C को गुणा कर रही है, A या B या C। बोलो ये नॉर्मलता का सूत्र बन गया कि नहीं बोल गया? बन गया ना, अरे बन गया ना। तो नॉर्मलता का क्या करें हम सर? हम नॉर्मलता का केवल एक फॉर्मूला याद रख लेते हैं। कौन सा वाला? नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू ABC याद रख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? इससे हम ये फॉर्मूला भी ला सकते हैं। ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? कैसे लाओगे? क्योंकि हम मोलरता का तो जानते ही हैं, मोल बटा
अणुभार। समझ में आ गई बात है? इनटू आयतन, यही होता है ना मोलरता का। तो ये वाला फॉर्मूला अपन याद रख सकते हैं। तो आप एक काम करें, इसको यहीं से यहाँ तक उतारने का प्रयास करें, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो हेडिंग डालो, परिभाषा लिखोगे क्या? चलो नॉर्मलता की एक छोटी सी परिभाषा लिख लो। लिखो, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर हुआ मामला? अब इसका गणितीय रूप ये देखो आप। तो फॉर्मूला लिखो, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये नहीं उतारना है, ये वाला। यहाँ से उतारना स्टार्ट कर दो। पहला, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर ये सारे मिला करके अपन ऊपर सेट करेंगे वापस, फिर वो फॉर्मूला बनेगा। ये ग्राम तुल्यांक तक उतार ले, नहीं थ्रेड तक उतारो, लाल फॉर्मूला है ना तक, यहाँ तक। वाला उतारेंगे, बराबर मिलेगी मोलरता वाला भी उतारें। नहीं ये उतार लिया, बहुत है इतना उतार लिया बच्चों। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने कुछ चीजें होंगी। नॉर्मलता के क्वेश्चन करते समय
हमारे सामने कुछ चीजें होंगी जो हमें याद रखना ही पड़ेगा। नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू ए या बी या सी। एक तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में फिट कर लो नॉर्मलता का क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक है जो आप ये वाला फिट कर लीजिए, तुल्यांकी भार, ये लिखे हुए हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तुल्यांकी भार ई डब्ल्यू बराबर एम डब्ल्यू अणुभार अपॉन ए या बी या सी। ये दो फॉर्मूले दिमाग में फिट कर लो, बाकी तो हो जाएगा इनसे काम, क्योंकि इन्हीं से सारी चीजें बन के आएगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो क्वेश्चन एक आपको मैं करके बताता हूं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखो, मैं करके बताता हूं, फिर आपके कहां दिक्कत आती है वो मुझे आप बताना, ठीक है। लिखो 49 ग्राम H2SO4। क्वेश्चन से समझते हैं इसे। 49 ग्राम H2SO4 को पानी में घोलकर वाटर में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया है। इसको पानी में घोला और 500 मिलीलीटर विलियन बनाया गया है। तो इस विलियन की सांद्रता नॉर्मलता में ज्ञात कीजिए। तो इस विलियन की सांद्रता नॉर्मलता में ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे निकालोगे, फॉर्मूला कौन सा काम में लोगे, ध्यान दो इधर, प्रेम से हल करो। हमसे नॉर्मलता पूछ रहा है, ठीक है, हम कुछ नहीं जानते, मोलरता को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू ए या बी या सी होता है, हमें ये पता है। लेकिन यह फॉर्मूला कब काम में आता हमारे, जब हमें मोलरता डायरेक्ट दी जाती तभी आता ना, क्योंकि हमें तो ग्राम दिया हुआ है, आयतन भी दिया हुआ है, तो ये तो कैसे आने वाला है। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा आप आगे चल के और खोलो। बताओ मोलरता को क्या लिख सकते हो, बोलो देंगे, मोलरता को क्या लिख सकते हो, ग्राम बटा अणुभार इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो लिख ही सकते हैं ना। तो मोलरता के स्थान पर मैं लिखूंगा ग्राम बटा अणुभार इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये तो मैंने मोलरता को लिख लिया इनटू ए या बी या सी, तो साथ में चलना ही चलना है, क्योंकि नॉर्मलता ज्ञात कर रहे हैं, हम कोई मोलरता तो नहीं कर रहे, ठीक है। अब बताओ क्या हमारा ये फॉर्मूला सफिशिएंट है इसके लिए, बिल्कुल है। 49 ग्राम है अपॉन मोलेकुलर वेट कितना होता है H2SO4 का, अणुभार कितना होता है 98 होता है, सबको पता है, जानते हो निकालना, नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, 98 होता है इसका। कैसे निकालते हो, H2SO4 हाइड्रोजन के एक परमाणु का कितना होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु है 2 × 1, प्लस सल्फर का एक ही है, इसलिए एक का 16 ही होता है, सॉरी एक का 32 होता है। ये हो गया आपका एक का 32, प्लस ऑक्सीजन 4 है और एक का होता है 16, ये हो गया 2 + 32 + 64 बराबर, ये आपका बैठ जाएगा 98। ये हो गया इसका अणुभार। समझ में आया, समझ में आया। देखो इधर ये आपने यहां पर डिवाइड कर दिया किससे, 98 से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखोगे 500 इनटू ये 500 किस में दिया हुआ है मिलीलीटर में, किस में चेंज करना पड़ेगा लीटर में। 1000 का भाग लगाओगे 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हमने इसका काम कर दिया। अब ए या बी या सी क्या है
देखो ए किसी क्षार की अम्लता होती है, किसकी? क्षार की अम्लता होती है। यहां लिख देता हूं क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता एसिडिटी, इसको लिखेंगे ए से। और बी क्या है? अम्ल की क्षारकता, उल्टा है, अम्ल की क्षारकता है और इसको लिखेंगे बी से। ठीक है, अब बताओ H2SO4 क्या है? अम्ल है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड काम में लेंगे? बी। क्षारकता कितनी होगी? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखो इसमें कितनी है? 2। बस हो गया इसका काम, यानी कि B इक्वल में 2 लिख देंगे बस। ठीक है, सी में चार्ज होता है, जैसे यहां पर दे दिया मैंने Al+3 आयन, तो +3 इसका यहां पर काम में लिया जाएगा, आवेश होता है। ठीक है, चलो जी, अब इसको सोल्व करना है। ये 1/2 बार कटेगा और ये कितने बार कटेंगे? 2 बार कटेंगे। 2 से ये भी कट जाएगा और 2 यहां पर बचेगा, तो नॉर्मलता बराबर कितना आ गया बच्चों? 2 नॉर्मल। ये आपका आंसर हुआ। ये लो जी, उतारो देंगे इसे। ये वाले 2 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है अम्ल के अंदर? 2 है ना। बस HCl अगर यहां पर होता तो 1 होता, HNO3 होता तो 1 होता, H3PO4 होता तो 3 होता। ठीक है, तो कुछ इनमें अपवाद भी है, उनको भी आपको सिखा देंगे। पहले आप नॉर्मलता निकालना सीखो। बी सिंसियर। क्षार की अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता, मतलब ए। क्षारों के लिए ए और अम्लों के लिए बी। हो गया बच्चों। अब देखो नॉर्मलता का जो सवाल करना है हमें, बिल्कुल मोलरता की कॉपी है, बस अंतर सिर्फ एक जगह पर रहेगा। अगर हमें ए, बी और सी, ध्यान दो इधर, अगर हमें ए, बी और सी का अच्छा नॉलेज है तो आई होप नॉर्मलता का सवाल हमारा कभी गलत हो ही नहीं सकता। यही हुआ ना, क्योंकि इसके अलावा बाकी तो मोलरता का ही तो फॉर्मूला है ना, नहीं यही समझ में आ गई। नॉर्मलता है, मोलरता का ही तो भाई बहन है, यही है ना। अरे समझ रहे हो ना, मोटे दिमाग पर समझो इसे भाई। नॉर्मलता जो है वो मोलरता ही है, जो मोलरता का फॉर्मूला है वही चीज है। बस हमें करना क्या है, नॉर्मलता के लिए ABC से गुणा करना पड़ेगा मोलरता को। ठीक है, तो हम क्यों ना इसको अच्छी तरीके से सीख लें, ताकि हमारा मोलरता से ही नॉर्मलता का भी काम में हो जाएगा। चलो इसी पर अब हम ध्यान देते हैं। ए, बी, सी और क्या है वो देखो। देखो पहले इधर समझ लो, क्षार की अम्लता, ए बराबर
जैसे आपको कोई क्षार दे दिया NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके लिए A का मान कैसे निकालेंगे? तो क्षार की अम्लता बराबर क्षार में उपस्थित OH समूहों की संख्या देखनी है, बस समूहों की संख्या देखो, संख्या देखो, बिल्कुल देख लेंगे। क्षार कौन होते हैं? जिनके पास OH आयन होता है, वही होता है ना, और जिनके पास H होता है वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं नॉर्मली। देखो एग्जाम्पल के तौर पर NaOH, बताओ इसके लिए A का मान कितना होगा? A बराबर कितना होगा? OH समूह की संख्या कितनी है इसमें? 1। KOH कितना हो जाएगा? 1। CaOH का होल ट्वाइस 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्राइस 3। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, A बराबर 2। यही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और देखें तो CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसके लिए A की वैल्यू कितनी लिखोगे? 2 लिखेंगे। सर मौज हो गई, बस इतनी सी बात याद रखेंगे, काम हो जाएगा हमारा क्षारों में। तो ठीक है, अब देखिए अम्लों की ओर चलते हैं। अम्लों में थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। अम्लों के लिए किस टर्म्स का यूज करेंगे? क्षारकता का यूज करेंगे, बेसिडिटी का यूज करेंगे बराबर। ये क्या चीज है? यह है बच्चों H+ आयनों की संख्या है, या फिर थोड़े अंदर चलो ज्यादा डीपली में, तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो OH समूह हमें दिखाई देंगे वो है ये। तो B बराबर क्या है? प्रोटॉन, यानी कि H+ देने योग्य है। ठीक है, अब इनको कैसे निकालते हैं? बी सिंसियर, डू नॉट लाफिंग, ध्यान दीजिए इधर। इनको कैसे निकालते हैं बच्चों? जैसे हमारे पास HCl है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मोलरता आपको दी जाएगी और नॉर्मलता आपसे पूछी जाएगी, दिक्कत हो जाएगी अगर ये हमें नहीं आती है तो। HCl के लिए B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। H2SO4 के लिए B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। HNO3 के लिए B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको समझना चाहते हैं कि वास्तव में ये है क्या चीज। हम H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, केंद्र में सल्फर रहेगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और ये H और ये H। वास्तव में H2SO4 की संरचना बच्चों ऐसी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसका संरचनात्मक सूत्र बोलते हैं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा जाएगा। ठीक है, बताओ इसके अंदर OH समूह की संख्या कितनी है? 1 और 2। वास्तव में क्षारकता यह है, रियल में वो जो हमने लिखा है ना H2SO4 के लिए 2, वह हाइड्रोजनों को देख के लिखा है, बट वास्तव में देख के नहीं, वास्तव में ऐसे देखी जाती है ये चीज। समझ में आई बात? अगला देखते हैं H3PO4, इसके लिए B की वैल्यू कितनी होगी? देख के बताओ। 3 होगी। क्या देखा हमने? हाइड्रोजनों की संख्या, लेकिन इनमें अपवाद भी है, वो भी सामने आने वाला है। स्ट्रक्चर बनाते हैं P। ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? 4। 1 2 3 और 4। 1 2 3 डबल इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और ये 3। बताओ बन गया स्ट्रक्चर। इसके अंदर OH ग्रुप कितने हैं? आप कहोगे कि सर यहां पर OH समूह की संख्या नंबर 1 2 और 3 है, इसलिए इसके B की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, न कि हाइड्रोजन 3 है इसलिए 3 है। समझ रहे हो ना? स्ट्रक्चर का भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगला देखते हैं H3PO3, इसके लिए देखते हैं H3PO3 के लिए फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है 1 2
3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस के पास में। ठीक है, डबल बॉन्ड O, 1 2 और ये 3, H3PO3, एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गई है, इसको यहां से हटा दिया जाए। चलो जी, हो गई 3 ऑक्सीजन है। और ये लीजिए आप सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन आपके पास 3 है ना, एक डायरेक्ट इससे जुड़ेगी और एक यहां पर जुड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन से। देखो कितने हो गए, OH ग्रुप कितने हैं, OH ग्रुप कितने आए इसमें स्ट्रक्चर के अंदर, 2 आए। कौन कौन से, एक तो ये रहा OH समूह और एक ये रहा, इसलिए इसके लिए B का मान 2 होगा ना कि 3 होगा। समझ में आई बात। तो H3PO4 के लिए कितने हैं B की वैल्यू, 3 है, जबकि H3PO3 के लिए B का मान कितना है, 2 है। समझ में आई। यह हाइड्रोजन जो है देने योग्य नहीं होती है, इसको अपचायक बोलते हैं, और ये अपचायक की प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है डायरेक्ट। किससे जुड़ी हुई है डायरेक्ट, ये फास्फोरस से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे बी में शामिल ना करें। क्लियर हुआ मामला, ये अपचायक हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि H3PO2, इसके लिए B की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, वही स्ट्रक्चर बना देना, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन है 2 है बच्चों यहां पर। चलो जी, ऑक्सीजन आपकी 2 है, हो गई 2, सिंगल बॉन्ड, और ये H, डायरेक्ट H और ये के डायरेक्ट H। बताओ इसके अंदर OH समूह कितने आ गए हैं, OH समूह की संख्या 1 है, इसलिए इसके लिए B की वैल्यू 1 होगी ना कि 3 होगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको ऐसे निकाला जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जनरली देखो इधर क्षार अगर दिया हुआ है तो OH समूह की संख्या देखनी है, कोई दिक्कत। डायरेक्ट बात करो, आप मुद्दे की बात करें, क्षारों के लिए क्या देखनी है, OH समूह की संख्या देखनी है, और अम्लों के लिए क्या देखना है, हाइड्रोजनों की संख्या देखनी है। जैसे HCl के लिए 1 है, H2SO4 के लिए 2 है, HNO3 के लिए 1 है, और H3PO4 के लिए कितनी है, 3 है। बट थोड़े अपवाद है यहाँ पर, ये 2 जन है, H3PO3 और H3PO2। ठीक है, अब इसकी भी एक ट्रिक है आपके पास। क्या ट्रिक है कि H3PO4 की 3 है या इसकी 2 है, अपन कंफ्यूजन करने वाला बात है, तो 100% कंफ्यूजन करना ही करना है। तो जितनी ऑक्सीजन होती है ना, उसमें से एक कम कर देना। क्या कर देंगे, जितनी ऑक्सीजन होंगी उसमें से एक कम कर देंगे। बताओ H3PO4 के लिए कितनी होगी क्षारकता, 3 होगी। H3PO3 के लिए कितनी होगी, 2 होगी। H3PO2 के लिए कितनी होगी, 1 होगी। डाउट खत्म, नो डाउट, नो डाउट। क्षारों के लिए क्या बात करनी है, क्षारों के लिए डायरेक्टली OH समूह की संख्या ही हमें देखनी है। कोई समस्या किसी को नहीं है। तो आई होप आपके A या B की वैल्यू समझ में आ गई होगी। आ गई क्या, हटा दूं इन्हें या उतारने की जरूरत है, चलो उतारो। क्या, हाँ हमको भी बार बार रिपीट होता रहेगा, हमको भी रिपीट होता रहेगा बार बार। एनर्जी रहे यार, एनर्जी ऐसे क्या करता है, बेस्ट हो तो मार रहा तेरे को यार मम्मी दे जैसे निकालेगा नहीं, थैंक यू निकाले। तेरे डाउट जो टॉपिक में लिख के दे देना, बैठ के, ठीक है ना, एनर्जेटिक। हाँ बच्चों, ये चीज समझ में आ गई ना सभी के। अरे भाई, मेरे को दुख होता है अगर मेरे पास पढ़ने वाले किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो मुझे नींद नहीं आती है फिर वो। अब आप मुझे सुलाना चाहते हो या जगाना चाहते हो, डिपेंड करता है आप पर।
सबके समझ में आ गए बच्चों? ये समानता का अधिकार है, बार बार पूछ रहा हूं, ये चीज सबके समझ में आ गई ना? ए और बी का खेल, अरे ए बी का झमेला सबके समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए। बोलो। स्ट्रक्चर को तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा जाएगा, ये तो वैसे ओरिजिनल तरीका है ना, वो बताया जा रहा है कि वास्तव में ये ऐसे लाई जाती है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का इश्यू नहीं है, वो केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं अपन, केवल ए बी की वैल्यू जानना सीख रहे हैं, सही है ना? क्योंकि स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ेंगे? रासायनिक बंध वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद क्यों? न्यूमेरिकल नहीं पढ़े सर। अरे न्यूमेरिकल चलने दे यार, मजे आ रहे हैं। मजे नहीं आ रहे, हमारे ऊपर से निकल जाएंगे न्यूमेरिकल पे, थोड़ा गैप दे देंगे सर। भाई आराम से स्लो स्लो ही तो चल रहे हैं ना, हाँ चल तो स्लो ही रहे। न्यूमेरिकल वाले इसलिए स्लो चल रहे हैं यहाँ पे। कहाँ के न्यूमेरिकल है? ए बी का निकाल लो भी, क्या है? अब यार थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना रैंक लाने के लिए। चल एक काम करते हैं, जो जेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा उसके कुलपति को बोल देते हैं कि अब की बार है ना थोड़ी थोड़ी वाले क्वेश्चन दे देंगे। डरो मतो बच्चों किसी भी चीज से, साहस करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। महाराणा सांगा जानते हो? शरीर पर 80 घाव, कितने घाव? 80 घाव, एक हाथ नहीं, एक टांग नहीं, एक आंग नहीं, फिर भी कमाल का युद्ध किया। और अपने एक हाथ है, दो पैर है, दो माथे हैं, दो कान है, दो आंखें हैं, सब कुछ है, बल्कि किसी के तो 4 भी है, आगे से भी देखता है, पीछे से भी देखता है। तो ये दो ही है ना, हाँ ये तो ही है। अलग से निकले तो याद रह जाएगी। फास्फोरस वाले में क्या करोगे? जो भी ऑक्सीजनों की संख्या 1 कम कर देना बस। अब ये सीखो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करने के मजे आएंगे आपको। इसने तो लिख लिया बेटे ने ट्रिक, तो ये काम है। यहाँ लिख लेता 2 - 1। हाँ बिल्कुल हो गया बच्चों ये। अब एक क्वेश्चन लिखो, देखिए आपके लिए एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लिखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। क्वेश्चन लिखो H2SO4 का H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा? H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 49, ऑप्शन नंबर बी 98, ऑप्शन नंबर सी 16, 196, ऑप्शन नंबर डी नन। सेकंड है H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा? ए, वेरी गुड, सही आंसर इसका ए है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था तू भार बराबर, यानी कि EW बराबर इक्विवेलेंट वेट बराबर अणुभार अपॉन ए या बी या सी। अणुभार होता है इसका 98 अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है H2SO4 के लिए? 2, तो 2 का भाग लगा दीजिए बराबर 49 आंसर।
सी आवेश की बात करेगा। जैसे एल्यूमिनियम तो ऐसे देगा Al+3 आयन का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो इसका अनुभार कितना होता है 27/3 बराबर 9 आंसर। समझ में आ गई। C4 चार्ज ही यहां पर आवेश है। Mg+2 के लिए बोले तो C की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, हो गया बच्चों ये क्वेश्चन, हो गया सबके, बैठ गया दिमाग में। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे भाई, तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? अणुभार में ए बी या सी का भाग लगा करके, भाई सीधे ध्यान दीजिए, अणुभार में ए बी या सी का भाग लगा के निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40, 80, 20 और 10। NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा? फर्स्ट वाला सही जवाब है, क्योंकि इसका अणुभार कितना होता है 40 बटा AB का मान कितना है 1 बराबर 40 ही आंसर। मतलब इसका अणुभार तुल्यांकी भार के ही बराबर हुआ। समझ में आया तुल्यांकी भार। अगला क्वेश्चन लिखो, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो 10 की घात -3 मोलर NaOH, 10 की घात -3 मोलर NaOH विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? कि नॉर्मलता बराबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 की घात -3 होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड 2 गुणा 10 की घात -3 होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड 10 की घात -3 बटा 2 नॉर्मल होगी। बोलो, दस की घात -3 मोलरता दे रखी है ना इसकी, तो नॉर्मलता में चेंज कैसे करोगे? मोलरता को नॉर्मलता में कैसे बदलेंगे? फॉर्मूला क्या था? नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू AB या C। हाँ, 10 की घात -3 ABC का वैल्यू इसके लिए 2 होता है, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -1 होगा। ये सही ऑप्शन, क्योंकि इसके लिए ABC की वैल्यू 1 होगी। समझ में आ गया बात? बेटा थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखिए बच्चों। देखो 1/10 मोलरता वाले CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कि नॉर्मलता ज्ञात करो, फटाफट आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन नंबर 1 1/20, ऑप्शन नंबर 2 2/20, 2/10, ऑप्शन नंबर 3 4/10, ऑप्शन नंबर 4 NaOH नन। कौन सा सही रहेगा? बी। हाथ खड़े करो, देखे बी वाले कितने हैं।
फर्स्ट वाला। यार आपकी गणित में थोड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है। देखो नॉर्मलता बराबर क्या है, मोलरता गुणा ए या बी या सी, यही है ना। मोलरता कितनी दी हुई है भाइयों, मोलरता 1/10, तो ये 1/10 गुणा एबीसी की वैल्यू कितनी है इसके लिए 2, तो ये गुणा 2 कर दीजिए, बराबर क्या लिखोगे इसे 2/10, 2/10, 1/5 भी तो लिख सकते हो ना, लेकिन हमारा काम 2/10 से ही चल जाएगा। आंसर ये हो गया। हो गया बच्चों। अब एक चीज आपको बतानी है, नॉर्मलता का सूत्र ये भी होता है ग्राम बटा अणुभार इनटू, ये भी होता है ना। फॉर्मूले को देख के ये बताओ कि नॉर्मलता ताप पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी। आयतन आ रहा है ना, पक्का करेगी। तो एक लाइन इसके नाम पे भी लिख लीजिए, स्टार लगाओ, लिखो नॉर्मलता ताप पर निर्भर राशि है, नॉर्मलता ताप पर डिपेंडेड है, नॉर्मलता ताप पर निर्भर राशि है, क्योंकि इसके सूत्र में आयतन उपस्थित है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आयतन उपस्थित है, इसके फॉर्मूले में आयतन उपस्थित है, जो कि ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घट जाता है, जो कि ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घट जाता है। इसीलिए नॉर्मलता भी बदल जाती है, इसीलिए नॉर्मलता भी बदल जाती है, इसीलिए नॉर्मलता भी बदल जाती है। हो गया बच्चों। ये एक चीज और बताता हूं आपको, आपके सिलेबस में एक चैप्टर है आयनिक साम्य रासायनिक साम्य के नाम का, एक चैप्टर है अम्ल क्षार और पीएच के नाम का, है ना। तो पीएच जब भी आप ज्ञात करोगे ना, तब आपको नॉर्मलता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसका ज्ञान है, नॉर्मलता का ज्ञान। क्यों, क्योंकि किसी अम्ल की सांद्रता वो मोलरता में देता है ना, तो उसको नॉर्मलता में चेंज करके ही पीएच निकाली जाती है। सदैव दिमाग में फिट कर लेना इस चीज को, बात समझ में आई। इसलिए नॉर्मलता आपको आना बहुत जरूरी है, एक तो इस चैप्टर के हिसाब से भी और एक पीएच के हिसाब से भी, ठीक है, और एक विलियन के हिसाब से भी, सॉल्यूशन के हिसाब से भी। एक जगह नहीं, कई जगहों पर ये काम में आने वाली चीजें, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन इतना कोई हाई फाई नहीं आता है, अगर हमें फॉर्मूले का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है आराम से हो जाता है। तो फॉर्मूले का नॉलेज कैसे लेना है, नॉर्मलता समझिए मोलरता ही है, बस एबीसी से गुणा करना है, समझ रहे हो ना। नॉर्मलता को क्या समझ के चलना है, मोलरता ही समझ लीजिए, बस करना क्या है, एबीसी से गुणा कर लेना है। इतने में एक गजब का क्वेश्चन भी तैयार हो गया आपका, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन नॉर्मलता और मोलरता। एक छोटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया, साथ में न्यूमेरिकल तो होना ही था। आई होप आपके बैठ गई होगी नॉर्मलता की कहानी। अब हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो मोल अंश, हेडिंग डालिए मोल अंश। ये छोटे छोटे टॉपिक है बच्चों, बड़े न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पर आपके नहीं बनने वाले, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो यह है मोल अंश, मोल अंश। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे इसे, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं,
सिंबल इसकी अगर बात करें SIMBOLE, सिंबल इसका एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है। जैसे मोलरता को किस में लिखते हो आप? कैपिटल M से। वैसे मोल अंश को किससे लिखोगे? एक्स से लिखेंगे। बच्चों मोल अंश जो है ना, ये इकाई रहित राशि है। इंपॉर्टेंट है, कहीं बार आता है। इकाई रहित राशि है, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं है। मोलरता की यूनिट क्या होती है? मोल बटा लीटर। नॉर्मलता की यूनिट क्या होती है? ग्राम तुल्यांक बटा लीटर हो जाएगा। ऊपर ग्राम तुल्यांक, नीचे आयतन है तो लीटर में होगा ना, समझ रहे हो ना। और मोल ग्राम बटा अणुभार में है। वैसे इसकी कोई यूनिट नहीं है। जैसे किसी के मोल अंश 2 आए तो 2 के आगे 2 मोल बटा लीटर नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, ठीक है ना। यूनिट ले से इकाई रहित है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तीसरी बात इसके बारे में ये भी लिख लीजिए कि यह ना ताप पर अनाश्रित है, आश्रित नहीं है, अनाश्रित है। यानी कि ताप से क्या है बच्चों? ये ताप से स्वतंत्र है, ताप पर डिपेंड नहीं है, ताप से स्वतंत्र है। ये सब बातें पूछी जाती एक लाइन के क्वेश्चन में। ताप से क्या ये स्वतंत्र है। बताओ कितनी चीजें अब तक हमारे सामने जो ताप से स्वतंत्र आ रही है, जिनका ताप से कोई रिलेशन नहीं है। बताओ देखें कितनी हो गई। एक तो आपके ये हो गई और दूसरी मोललता हो गई। तो मोललता और मोल अंश, मोललता और मोल अंश, और साथ में मोल, क्योंकि मोल भी क्या है? ग्राम बटा अणुभार है, तो वो भी ताप पर डिपेंड नहीं करेंगे। ताप पर कौन डिपेंड करेगा? जिसके अंदर आयतन आता है, समझ रहे हो ना। तो ये भी किस पर डिपेंडेंट नहीं है? टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है कहीं बार। अरे आप पुराने पेपर उठा के देखना बच्चों, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं मिलेगा, सब कुछ डायरेक्टली आता है। इतना कोई लेवल नहीं है जेट का, कोई नीट या IIT के लेवल का थोड़ी ना है, बट डायरेक्टली जितना अगर आप पढ़ोगे उतना ही बढ़िया रहेगा काम। एक के दुके बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा आउटसाइड में आउट थिंक के होते हैं, बाकी तो क्वेश्चन नॉर्मली आ ही जाते हैं इनमें से। तो ताप से स्वतंत्र ये क्वेश्चन आता रहता है कि निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है, कौन ताप पर निर्भर नहीं है। तो दो चीजें आपके सामने हो गई, कौन कौन सी? मोललता और मोल अंश वाली। नॉर्मलता डिपेंडेड है, मोलरता डिपेंडेड है, मोललता डिपेंड नहीं है, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आ गई बच्चों इसकी। अब देखो मोल अंश जो है ये किसी विलयन में उपस्थित घटक के लिए निकाली जाती है। किसके लिए निकाली जाती है? विलयन के किसी घटक के लिए निकाली जाती है। तो यह है विलयन के किसी घटक के लिए, घटक के लिए निकाली जाती है, के लिए निकाली जाती है, निकाली जाती है। बच्चों न्यूमेरिकलों से डरना मत। हो सकता है आज आपको घबराहट हो, बेचैनी हो, सिर दर्द हो, उल्टी जैसा मन हो रहा हो, लेकिन कहीं कल यही चीजें आपको बहुत फायदा देने वाली है। यही तो आगे बढ़ाती है ना, क्योंकि आप जैसे न्यूमेरिकल से डरते हो तो सभी बच्चे डरते होंगे, कॉमन सी बात है, क्योंकि वो भी इसी धरती से तो आए, यही है ना। तो जो इनको फाइट करके आगे रहेगा वही आगे रहेगा, समझ रहे हो ना। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखो। मछली समुद्र के अंदर चलती है, कैसे चलती है? धारा की दिशा में नहीं, पानी की धारा की उल्टी दिशा में आगे बढ़ती है। उससे कुछ सीखिए आप। गोताखोर चलता है समुद्र के अंदर, चलता है अंदर ही अंदर। आपने देखा यहाँ पर गोताखोर डाई लगाया, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद कहाँ निकलेगा? बहुत आगे निकलेगा। तो वैसे ही आपका भी सिस्टम होना चाहिए, अंदर ही अंदर तैयारी इतनी गजब की कर दो कि लोगों को पता ही नहीं चले कि कब बच्चा टॉप पर पहुंच गया, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स बनाओ, अपना सिस्टमेटिक समय सारणी बनाओ। समय सारणी ऐसे कभी मत बनाओ जिसको आप लागू नहीं कर सकते। समय सारणी हर बच्चा बनाता है, हर बच्चा टाइम टेबल बना के अपनी टेबल के आगे दीवार के सामने सभी चिपकाते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने भी चिपकाए तो आप भी चिपकाते होंगे ना, क्योंकि इतिहास दोहराया जाता है,
कहीं ना कहीं दोहराते हैं कि नहीं दोहराते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा किया, हमने भी किया, आपने भी ऐसा किया होगा। टाइम टेबल जोश जोश में सभी बनाते हैं। देखो टाइम टेबल कैसे बनाए जाते हैं। ये हो गया आपका टाइम टेबल। यहां लिखेगा बच्चा बड़े बड़े अक्षरों में फिजिक्स, यहां लिखेगा केमिस्ट्री, यहां लिखेगा एग्रीकल्चर और यहां लिखेगा बायोलॉजी। आपको फिजिक्स नहीं लिखनी थी, ठीक है, इसको यहां पर कर दिया हमने। केमिस्ट्री 6 बजे से लेकर 8:15 तक 15 मिनट का गैप लगेगा साहब। 8:30 बजे से 9:25 तक, क्योंकि अब 5 मिनट पानी वानी पीने के भी चाहिए। भाई साहब ने टाइम टेबल बनाया कि 9:10 बजे से लेकर के 9:30 से लेकर के और 10:45 बजे तक मैं पढ़ूंगा बायोलॉजी, ठीक है। टाइम टेबल लगा करके साफ दीवार के हमने आगे चिपका दिया, ठीक है। देखो अब संयोग की बात है, ये टाइम टेबल बनाया साहब हमने दितवार के दिन, रविवार के दिन बना डाला है, ठीक है। कोचिंग वोचिंग का भी निकाल लिया, खाने का भी निकाल लिया, पीने का भी निकाल लिया। यानी कि 15 मिनट में रोटी खानी है तो रोटी भी 15 मिनट में लिखी, या 14 मिनट में भी नहीं खानी, और चिपका दिया साहब। दितवार को टाइम हो गया फिक्स, चिपक गया। सोमवार को फॉलो किया और मंगलवार को आगे भुआजी। अब भुआजी से बता कर मामला आगो 1 घंटा, फिर आगे अगले दिन नानी, अत्ता में दूसरा टाइम टेबल खत्म। ये टाइम टेबल 2 दिन से 3 दिन नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं हमारे परिवार के अंदर ऐसा माहौल बन ही जाता है। हो सकता है पिताजी बाहर गए सब्जी लाने के लिए, मां ने बोल दिया तो 6 से 8 के बीच तो खाना बनाने का, खाने का, पीने का टाइम रहता है कि नहीं रहता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखो, सही है कि नहीं है। तो किस टाइम पर आपके घर का शेड्यूल किस टाइप का है, उस समय को सेफ जोन में रख के, बाकी का समय भी बहुत सारा होता है ना। टाइम टेबल ये मत रखो कि मुझे इतने बजकर इतने मिनट के ऊपर पानी पीना है, क्योंकि किसी दिन माथा बढ़ गया तो गोली लेने के लिए पानी तो पहले भी पीना पड़ सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, जिंदगी है, ठीक है कि नहीं है। तो इसके लिए आप ऐसे काम करो कि मुझे 8 घंटे रोज घर पे स्टडी करनी है तो करनी है, चाहे वो सुबह करूं तो ठीक, रात को करूं तो ठीक, रात के 12 बजे करूं तो ठीक, दिन में मगजमारी करूं तो ठीक, मैं घूमने जाऊं तो ठीक, कुछ भी करूं, मुझे तो 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। वो होता है टाइम टेबल। समझ में आ गई। तो फिर बुआ जी आए तो ठीक है, फूफा जी आए तो ठीक, तो उनका भी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। चलो बुआ जी के साथ या किसी के साथ बातचीत कर ली 10-5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, अपन 10-5 मिनट नाइट में ज़्यादा निकाल देंगे। इस तरीके का टाइम टेबल सेट करो, ना कि दीवार पर चिपकाने वाला, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये आज तक किसी ने फॉलो नहीं किया होगा। ये लिखते तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया स्केल से लाइनें खींच खींच के, एक लाल रे गुलाबी पीले कलर से लिख दिया, ये सब्जेक्ट लिख दिया, ये खाना खा लिया, ये पीना पी लिया, है ना। तो ये चीजें, इसके बजाय एक मोटा टाइम टेबल बनाओ कि मुझे 2 घंटा केमिस्ट्री को देना है, 2 घंटे फिजिक्स को देना है, 2 घंटे बायोलॉजी को देना है, 2 घंटे एग्रीकल्चर को देना है, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार देना है। सेल्फ स्टडी जितनी ज्यादा करोगे उतना ही बेटर रहेगा। सेल्फ स्टडी आपकी रैंक लाती है खचाखच, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई। तो एक तो सब अपनी रेगुलरिटी बनाओ और जोश में आओ, सब ऐसे मत पड़े रहो करो यार, थोड़ी एनर्जेटिक रहो कि हाँ सर मुझे करना है, ये फाड़ना है फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, गर्दवा उड़ा देंगे साले की क्वेश्चन को, पेपर को, महाकाल की कृपा से। तो बच्चों ऐसे जोश में रहा करो। कहां पर? अब जोश का मतलब ये भी नहीं रहा कि आगे पीछे चलने का ध्यान ही नहीं रहे, किसी के टकरा रहे हैं जा रहे हैं, तो वो भी जोश इतना भी खराब है। जोश में होश भी ना खो, ठीक है। बिल्कुल तसल्ली से, एकदम शालीनता से अपना सिस्टम बनाओ। समझ में आई। तो ये काम करना है, आज सभी को करना है, घर पे जाकर के न्यू एनर्जी के साथ, ठीक है। कल आपके चेहरे पर अलग ही दिख जाएगा मुझे रौनक कि हाँ इसने ये काम किया है। चलो, तो विलियम के किसी घटक के लिए निकाली जाती है क्या चीज? मोल अंश निकाली जाती है। अब देखो,
मान लीजिए बच्चों आपने एक शक्कर है, शक्कर प्लस नमक बराबर पानी बराबर शिकंजी आपने बना डाली, ये बन गई शिकंजी। क्या क्या मिला दिया? शक्कर, नमक और पानी और एक नींबू तो भूल गए ना, यहां पर डाल देता हूं नींबू पानी प्लस है भाई नींबू प्लस पानी बराबर शिकंजी, ये बना दिया आपने। अब ध्यान दो यार, ये आपके पास एक विलेन है। क्या है वो एक विलेन है, सबको पता है, इट इज ए विलेन। और इस विलेन के अंदर भैया दोबारा नहीं होना चाहिए ना, इस विलेन के अंदर घटक कौन कौन से हैं? ये हो गया आपका एक तो घटक 1, ये हो गया घटक 2, ये हो गया बच्चों घटक 3 और ये हो गया घटक नंबर 4। तो इस विलेन के अंदर 4 घटक हैं, हमसे किसी भी घटक की मोल अंश पूछ सकता है। तो आई होप आपके समझ में आ गई होगी मोल अंश किसकी निकाली जाती है। विलेन के अंदर जो घटक होते हैं उनमें से किसी एक की निकाली जाती है या सारे घटकों की निकाली जा सकती है। क्लियर हुआ मामला? चलो जी, ये तो घटक हो गया। अब निकालना कैसे है? मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक विलेन है जिसमें 2 घटक हैं, एक तो है घटक ए और एक है बच्चों घटक बी। ये कोई द्विघटकीय विलेन है और इससे जो विलेन बना है इस विलेन को कहेंगे आप द्विघटकीय। कितने घटकीय बोलोगे? द्विघटकीय। आता है ये भी क्वेश्चन, द्विघटकीय विलेन क्या होता है, त्रिघटकीय क्या होता है। जिसमें 3 घटक हो त्रिघटकीय, 2 घटक हो तो द्विघटकीय। एक घटकीय विलेन कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विलेन के अंदर एक तो विलायक होना ही चाहिए ना और एक विलय होना चाहिए, तभी तो विलेन बनेगा। तो 2 चीजें तो होगी ना। तो ये 2 घटकीय विलेन है मान लिया हमने। अब मान लेते हैं बच्चों इस घटक ए के मोल एन ए है और इसके मोलों की संख्या एन बी है। ठीक है, कोई दिक्कत? घटक ए के मोल कितने हैं? एन ए। और घटक बी के मोल कितने हैं? एन बी। तो घटक ए की मोल अंश एक्स ए बराबर, एक्स का मतलब क्या है? मोल अंश। किसकी? ए की। बराबर ए के मोल बटा सभी घटकों के कुल मोलों का योग करके भाग लगा दीजिए, बस निकल गए मोल अंश। समझ में आई? घटक ए की मोल अंश बराबर ए के मोल बटा सभी घटकों के कुल मोलों का योग कर लो। ऐसे घटक बी की मोल अंश कैसे निकालोगे? बी की मोल अंश बराबर बी के मोल अपॉन कुल मोल ए के बी प्लस बी के बी। समझ में आई क्या? तीसरा घटक होता तो कैसे निकालते हैं? सी के मोल बटा ए के मोल बी के मोल प्लस सी के मोल। डी घटक होते 4 तो डी की मोल अंश बराबर, जैसे मान लो कोई 4 घटक है ए बी सी डी, बताओ देखिए डी के मोल निकालनी है मोल अंश, तो एक्स ऑफ डी बराबर नंबर ऑफ मोल किसके? डी के। अरे जिसकी मोल अंश निकाल रहे हो ना उसके मोलों में जितना भी घटक से सगड़ा घटका की मोल लाने जोड़ भाग लगा दे, बस। समझ में आ गई? जैसे मान लो आप इस रूम के अंदर बैठे हो बच्चे 17, ऐसे समझ के 17 बच्चे, मुझे इस बच्चे की मोल अंश निकालनी है। मान लो आपके सबके एक एक मोल है, तो कैसे निकालूंगा? इसकी मोल अंश निकालनी है तो मैं लिखूंगा इसकी मोल अंश बराबर इसके मोल बटा, इसके अलावा बाकी तो सबके जोड़ने ही जोड़ने, इसका भी जोड़ लो। समझ में आ गई बात? सबके जोड़ने टोटल ए टू जेड। तो डी के मोल बराबर ए के प्लस बी के प्लस सी के प्लस और डी के मोल। समझ में आ गई? सबका मोलों का जोड़ जोड़ के भाग लगा दो, मोल अंश निकल के आ जाएगी। समझ में आ रही है ना?
चलो ये बातें यहां तक कि आपने उतार ली होगी, तो इसको भी आप उतार लीजिए। ये फिर देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। अब एक क्वेश्चन करेंगे, आपको करना है। हो गया बच्चों? अब एक प्रश्न लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। लिखो 2 मोल यूरिया को 2 मोल यूरिया को 8 मोल पानी में घोलकर 2 मोल यूरिया को 8 मोल पानी में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया है। 2 मोल यूरिया को 8 मोल पानी में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया है। तो बताइए प्रत्येक घटक की मोल अंश क्या होगी? तो बताइए प्रत्येक घटक की मोल अंश क्या होगी? बताइए प्रत्येक घटक की मोल अंश क्या होगी? ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, कोशिश करो निकालो। डायरेक्ट आपको मोल दिए है ना, फिर इससे ज्यादा तो इजी क्या होगा? ऑप्शन दे दे। चलो जी, ऑप्शन नंबर 1 0.2, 0.8। ऑप्शन नंबर 2 0.8, 0.2। ऑप्शन नंबर 3 0.3, 0.7। ऑप्शन नंबर 4 है आपका 0.7, 0.3। ए वाले हाथ खड़े करो, देखे। वेरी गुड। बाकी के हाथ क्यों नहीं हो रहे हैं खड़े? राणा सांगा के तो केवल एक ही हाथ था। अरे थोड़ी एनर्जी लो, डॉग दिया करो उनके डेली। पहला ऑप्शन यहां पर ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो इधर देखिए, 2 घटक है बच्चों भैया। एक तो है आपके पास यूरिया और एक है पानी, बराबर ये बन गया आपका विलयन। और यूरिया कितने मोल है? 2 मोल। आपके पास ये गिवन है 8 मोल। ठीक है ना? हमें दोनों घटकों के मोलों से मतलब है, विलयन से कोई मतलब नहीं है।
चलो जी, एक्स ऑफ यूरिया बराबर कितना आ गया 2 अपॉन 2 + 8 बराबर 2/10 बराबर 0.2 आंसर। ये आ गई किसकी मोल अंश? घटक ए यानी कि यूरिया की आ गई। घटक वाटर की मोल अंश कितनी हो जाएगी? वाटर के मोल बटा कुल मोल 2 + 8 बराबर 0.8 मोल अंश यहां पर बनेगी, यानी कि ये इसकी मोल अंश का आंसर हुआ। यही हुआ। अब बच्चों यहां पर एक गोल्डन लाइन निकल के आ रही है। कौन सी लाइन? गोल्डन लाइन यहां पर निकल के आ रही है। क्या है लाइन, क्या कहना चाह रही है? देखो बताओ, देखो इसमें कितने घटक थे? 2। एक घटक की मोल अंश कितनी है? 0.2। दूसरे की कितनी है? दोनों का योग कितना हुआ? 1। ये इसी में नहीं, जितने भी विलियन है ना, चाहे वो 2 घटक के हो तो ठीक और 100 घटक के हो तो ठीक, सभी घटकों की मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है भाइयों। कितना होता है? 1 होता है। तो इस लाइन को तो आप लिख ही डालो। लिखो, किसी विलियन में उपस्थित, किसी विलियन में उपस्थित, किसी विलियन में उपस्थित समस्त घटकों की मोल अंशों का योग, समस्त घटकों की मोल अंशों का योग, समस्त घटकों की मोल अंशों का योग सदैव इकाई होता है। सदैव इकाई होता है, मतलब 1 होता है। समस्त घटकों की मोल अंशों का योग कितना होता है बच्चों? 1 होता है। कन्फर्म है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसी बात के आधार पर भी लिख लेते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखो द्विघटकीय विलियन, द्विघटकीय विलियन कितने घटक है बच्चों? 2 घटक। द्विघटकीय विलियन में घटक एक ही मोल अंश में घटक एक ही मोल अंश, घटक एक ही मोल अंश 0.4 है, 0.4 है, तो घटक बी की मोल अंश क्या होगी? कितनी हो जाएगी? 0.6। गुड। ऑप्शन नंबर 0.4, 0.6, 0.8 और ऑप्शन नंबर डी NOT नॉट। कौन सा सही रहेगा? बी सही रहेगा। यहां पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्यों सही रहेगा? क्योंकि 2 घटक है, XA प्लस XB, दोनों घटकों की मोल अंशों का योग कितना होना है? सदैव 1 होना है। 1 अगर इनका योग होना है तो इसकी हमें दी हुई है प्लस XB बराबर 1, तो XB बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6। निकल गया आंसर। कोई दिक्कत? यूं कर दिया होगा तो आपने चुटकियों में, कोई दिक्कत ही नहीं है होगी ना। चलो अगले क्वेश्चन निकालो। लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। लिखो, लिखे बच्चों। देखो 120 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम यूरिया को 54 ग्राम पानी में घोलकर, एक मिनट, को 180 ग्राम पानी में घोलकर, पानी में घोलकर 180 ग्राम पानी में घोलकर एक विलियन तैयार किया गया है।
एक विलयन तैयार किया गया है। तो बताइए दोनों घटकों की मोल अंश कितनी होगी? तो बताइए दोनों घटकों की मोल अंश कितनी होगी? देखो अब की बार हमें क्या नहीं दिया हुआ है बच्चों? मोल नहीं दिया हुआ है ना। आंसर यूरिया आपका एक घटक है 120 ग्राम है, और दूसरा घटक कौन है बच्चों? 180 ग्राम पानी है। तो इसके मोल बना लो ना, क्या दिक्कत है? अरे भाई मोल तो बनाना ही पड़ेगा ना, मोल अंश निकालोगे तो मोल तो चाहिए। तो यूरिया के मोल कितने हो जाएंगे? मोल बराबर 120 बटा अणुभार 60 होता है, यानी कि 2 मोल हो गए आपके। ये है। ऐसे ही पानी के मोल निकाल लीजिए। पानी के मोल बराबर कितने हो जाएंगे? बराबर 180 बटा अणुभार 18 होता है, ये कटेंगे 10 बार, यानी कि इसके हो गए मोल कितने? 10 मोल हो गए। अब घटक ए यानी कि यूरिया की मोल अंश निकालनी है, तो x ऑफ यूरिया बराबर कैसे करोगे? यूरिया के मोल बटा दोनों घटकों के मोलों का योग कर देंगे, बराबर 2 बटा 12 कटेंगे 1 बटा 6। ये आपके यूरिया की मोल अंश। पानी की मोल अंश कितनी हो जाएगी बच्चों? पानी के मोल बटा कुल मोल 12 है, 5 से कटेंगे, 2 से कटेंगे 5 बार, और ये 5 बटा 6, ये इसकी मोल अंश। समझ में आई? तो पहले मोल निकाल लीजिए। मोल कैसे निकालोगे? ग्राम बटा अणुभार से निकालोगे। मोल अंश के लिए मोल आना बहुत ही जरूरी है। हो गया? अब बताओ बच्चों, अगर किसी को डर लग रहा है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, जोड़ लो भैया। अगर एक आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है, क्योंकि दोनों घटकों का कितना होगा? योग 1 होना है। हो रहा है क्या? 1 बटा 6 प्लस 5 बटा 6 लघुत्तम आ गए आपके 1 प्लस 5 बराबर 6 बटा 6 बराबर 1। हो गया? सही है। हो गया बच्चों? निकाल लोगे मोल अंश? कोई दिक्कत नहीं है? नो डाउट। चलो जी, हो गया। अब आपको यहां तक का मैट्रिक कैसे तैयार करना है वो आपको तरीका बताया जा रहा है। देखो क्या क्या तरीके हैं वो देखिए। नंबर फर्स्ट, देखो इधर कैसे तैयार करना है, ध्यान दो इधर। 2 मिनट में भी रिवीजन करवा देता हूं। हमने पहले पढ़ा है बच्चों मोल, MOLE। मोल में केवल एक फॉर्मूला था, ग्राम बटा अणुभार। ठीक है, यही था। चलो जी, अब यहां पर हमें बनाना है एक सर्कल। अब तक की जो हमारी तैयारी थी उसका समराइज कर रहा हूं। ये हो गया मोल। ठीक है, मोल से हमने क्या क्या, देखो पूरा निचोड़ आ रहा है इसके अंदर। ये जो 1-2 दिन की क्लासें अपनी चल रही है ना, इसका पूरा सारांश आ रहा है यहां पर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। आई होप अगर आपने इसको समझ लिया तो सारा काम क्लियर हो जाएगा। देखो मोल है परिभाषा, कहां से निकालिए? कार्बन 12 समस्थानिक से निकालिए। बोलो हाँ के ना? समस्थानिक से। क्लियर हुआ? 1 मोल कितना था? 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये अणु हो सकते थे, परमाणु हो सकते थे, या फिर ये आयन हो सकते हैं, एनीथिंग मैनी मोर, कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर हमारे पास बच्चों मोल है तो
तो मोल से अणु आएंगे, अणुओं से परमाणु ला सकते हैं आप, और परमाणुओं से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या ला सकते हैं, प्रोटॉनों की ला सकते हैं, और न्यूट्रॉन्स की संख्या भी आप ला सकते हैं। आयो ला सकते हो ना? अरे भाई ध्यान दो इधर, यही है ना? तो इसका सिस्टम हमने देख रखा था, तो यहां पर आउटलाइन में थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद बच्चों हमने ये भी जाना था कि मोल से हम मोलरता लाते हैं, और मोलरता क्या होती है? ग्राम बटा अणुभार इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किस में लेना है बच्चों? वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है, ठीक है? कोई समस्या यहां तक नहीं है। इसके बाद बच्चों मोलरता के सामने चलोगे आप नॉर्मलता, ध्यान दे भाई, इधर बात नहीं करनी है ना। नॉर्मलता क्या होती है बच्चों? ग्राम बटा अणुभार इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही चीज है, यही फॉर्मूला वहां पर लिखा है, बट यहां पर थोड़ा डिफरेंस है। किस चीज का? वो है बच्चों इनटू ए, बी या सी, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हो, ठीक है? यानी कि यहां पर कुल मिलाकर के नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू ए, बी, सी, ये इसका एक संबंध भी है, किसमें? नॉर्मलता और मोलरता में। इन फॉर्मूला का यूज हम 2-2, 4-4 न्यूमेरिकलों से करना सीख भी गए थे। इसके बाद बच्चों हमने ये जाना था मोललता। स्मॉल m बराबर ग्राम बटा अणुभार इनटू वेट। किसका वेट था ये बच्चों विलायक का था, और ये किस में लिया था? किलोग्राम में लिया था। बोलो यस और नो, लिया था। इसके बाद बच्चों हमने ये भी जाना, क्या जाना? मोल अंश। मोल अंश कैसे निकालनी थी हमने, वो भी देख लीजिए। ये है हमारी मोल अंश। जैसे दो घटक है तो एक्स ए बराबर घटक ए के मोल अपॉन एन ए के मोल प्लस एन बी के मोल प्लस डॉट डॉट एन जो भी घटक है आगे वाला उसके मोल, यही था। ऐसे घटक बी के मोल कैसे निकालोगे? बी के मोल अपॉन एन ए के मोल प्लस एन बी के मोल प्लस डॉट डॉट जो भी आगे मोल है उन सब के मोलों का योग था। बोलो ये था ना? हमने ये देखा था, ये जो है ताप पर निर्भर है, ये जो चीज है ये ताप पर निर्भर नहीं है। ये जो चीजें हैं ये भी टेम्परेचर पर क्या है बच्चों? निर्भर है। बोलो है कि नहीं है? तो ये चीजें हमने इसके अंदर जानने का प्रयास किया है। मोल ये ठीक है। तो आई होप आप एक काम करो, यहाँ पर क्या काम करोगे? ये वीडियो आपके चली जाएगी, स्क्रीनशॉट ले ही लेना, ठीक है ना? यूट्यूब पे डल जाएगी ना ये? हाँ आज डालेंगे, ठीक है ना? तो वहां पर ये मिल जाएगी, ठीक है? या फिर आप अगर इन्हें लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर ये चीजें आपकी समझ में आ गई ना तो ये पार्ट बहुत छोटा हो चुका है अब तक, है ना? समझ रहे हो? तो आपके हिसाब से इनको देख लीजिए क्या करना चाहिए, या फिर आपके ग्रुप में डाल देता हूं मैं फोटो लेके। हाँ सर ग्रुप में डाल दो। लिख लो ना। शानदार कैरियर और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वही राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप।
कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेड, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ और इसके बाद भी ICR, जेड, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेड, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेड, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ और इसके बाद भी ICR, जेड, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेड, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन,
फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेड, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध। 11वीं 12वीं के साथ और इसके बाद भी ICR, जेड, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेड, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा